दोस्तों, मैं अपने कमरे में आराम से कूलर चलाकर सो रहा था। पता नहीं उस समय टाइम क्या हो रहा था, लेकिन मैं एक गहरी नींद में था। अचानक मेरे पैरों पर किसी ने अपनी उंगलियों से छुआ और हल्की हल्की और मासूम सी उंगलियां बड़ी ही प्यारी लग रही थी। पहले तो मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस हुई, लेकिन बाद में मेरा पाँव जलने लगा। मुझे मेरे पैर के ऊपर बड़ी जोर की जलन महसूस होने लगी। तभी मैं अपनी आंखें खोलता हुआ अपने बगल में मौजूद नज़ारे को एक पल के खातिर अमेजिंग करने लगा। ताज्जुब की बात तो ये थी कि दूर दूर तक मेरे कमरे में किसी चींटी की आवाज़ तक नहीं थी। कोई छोटी मोटी चीज भी मेरे आसपास मौजूद नहीं थी। फिर मुझे अपने पैर पर जलन क्यों हो रही थी और मैं अपना सर पकड़ता हुआ पहले तो अपने बिस्तर से उठा और बाद में अपने चारों तरफ के नज़ारे को देखने लगा। मेरी नज़रें जब मेरे पैर पर गईं तो मैंने देखा कि वो लाल हो चुका है। दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं कटोरा गांव में रहने वाले एक प्रिंसिपल का लड़का हूँ। वैसे तो मेरी पढ़ाई शहर से हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के खातिर मैं गांव आया हुआ था। ये घटना उस रात की है जब मेरे घर वाले 3 दिनों के लिए मेरे मामा के यहाँ शादी में गए थे। घर में अकेला ही रहता था मैं, और कभी भी मुझे डर जैसा महसूस नहीं हुआ। जब मैं शाम को सोया था तब मैंने अपने कमरे के अगल बगल में सारी चीज़ों को अच्छे से सेट किया था। फिर इतनी रात को मेरे साथ इस तरह छोटी मोटी घटनाएं होना कोई आम बात तो नहीं थी। काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद भी जब मुझे वहाँ पर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई तो मैं चुपचाप कूलर की स्पीड को ज़्यादा करता हुआ वापस से सोने लगा। हमारे घर से करीब 70 मीटर की दूरी पर एक हाईवे पड़ता है, एक अजीब सा हाईवे जिसके ऊपर से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वहाँ का सन्नाटा पल भर में ही टूट जाता है। वैसे तो वो पूरा का पूरा हाईवे सन्नाटे की एक चादर से लिपटा हुआ रहता है, लेकिन कभी कभार उस हाईवे के ऊपर इतनी चहलकदमी होती है कि उसका सन्नाटा कुछ ही पलों में भंग हो जाता है। मैं उबासियां लेते हुए अभी अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। खटखट की आवाज से मेरी आंखें एक बार फिर खुल गईं। कौन है वहां पर? मैं इतना बड़बड़ाते हुए अपने बिस्तर से उठने लगा, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उठकर एक बार फिर किसी चीज पर निगरानी रख सकूं, क्योंकि मैं जानता था कि अवश्य ये मेरा भ्रम होगा, क्योंकि पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब सी घटनाएं जन्म ले चुकी हैं जो हुई तो थी, लेकिन उनका अंदाजा मुझे लग ही नहीं पाया। इतने में ही मेरे घर के सामने एक रोशनी झलकने लगी। पहले तो मुझे लगा कि ये किसी गाड़ी की रोशनी होगी, लेकिन जब मैंने अपने घर का दरवाजा खोला तो वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी वजह से घर के अंदर रोशनी पहुंच सके। मैं मुंह खोलता हुआ इधर उधर भटक ही रहा था कि एक बार फिर मेरे घर के अंदर कदम पटकने की एक हल्की हल्की आवाज गूंजने लगी। एक पल के लिए मेरी तो रूह कांपने लगी। बड़ी ही बेसुधी आवाज थी वो। काफी देर बाद भी ये आवाज आना बंद नहीं हुई। आज के लिए सब कुछ अजीब सा हो रहा था। ये पहली रात थी जब मैं अपने घर वालों की बजाय बिता रहा था। जब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है तो मैं अपने घर से बाहर निकल गया और मैं टहलने लगा। फिर मेरी नजर जब फोन पर गई तो मैंने देखा कि अभी रात के 12:30 बजने को आए थे, और इसी बीच सड़क के ऊपर से गुजरने वाली एक गाड़ी की ध्वनि मुझे इतनी तेज सुनाई दी कि ये अंदाजा लगाना बेहद आसान था कि अभी अभी उस गाड़ी का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। उस गाड़ी की छोटी लाइट जो झपकती रहती है वो तो नजर आ रही थी, लेकिन उसके अलावा गाड़ी का कोई भी पुर्जा ठीक से मुझे दिखाई नहीं दिया। बावजूद इसके कि वहां हल्की हल्की रोशनी थी। एक बार तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस रोड के ऊपर जाकर देख ही लेता हूँ कि सच में वहां कोई एक्सीडेंट हुआ भी है या फिर नहीं, लेकिन मेरा दूसरा मन वहां जाने के लिए मना कर रहा था। तभी मैंने ये निश्चय किया कि इतनी देर रात में उस सड़क पर नहीं जाऊंगा। क्या पता चोर डाकुओं का आतंक कब मेरे ऊपर बरप जाए। मैं अभी सड़क पर खड़ा होकर उस इलाके को घूर ही रहा था, लेकिन ना ही तो मुझे वहां कोई इंसान दिखाई दिया और ना ही दूर दूर तक अब किसी गाड़ी का कोई नामो निशान था। पता नहीं आज मेरे साथ ये अजीब अजीब हादसे क्यों हो रहे थे। इस समय मुझे नींद तो बहुत जोरों से आ रही थी, लेकिन उसी दौरान मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी, और जब मैंने अपनी नज़रें फ़ोन पर गड़ाई तो मैंने देखा कि इस समय मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन था। मैंने फ़ोन रिसीव किया और हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे। इसी बीच कब मेरी नींद उड़ गई
मुझे पता ही नहीं चला और मैं अपने घर के सबसे छोटे वाले कमरे में पहुंचा, जहां मेरे पापा अपने ऑफिस का कुछ जरूरी काम किया करते थे। मैं आज तक उस कमरे में नहीं गया था। उस कमरे के अंदर एक छोटी सी टेबल रखी हुई थी। मैं उसी टेबल पर बैठने लगा, लेकिन मेरे वजन के जोर से उस टेबल के 2 टुकड़े हो गए। हालांकि मेरे शरीर में इतना ज्यादा वजन नहीं था कि मेरे वजन से उस टेबल के 2 टुकड़े हो सके। ये मेरी समझ से भी सब कुछ बाहर था और मैं उसी वक्त उस कमरे से बाहर निकल गया। और जैसे मैं उस कमरे से बाहर निकला तो उस छोटे से कमरे का दरवाजा बहुत ही जोर से बंद हो गया। अच्छी बात तो ये थी कि मेरा हाथ कमरे के दरवाजे से थोड़ा अलग हो गया, वरना अब तो वो टूट ही चुका होता। और इसी बारे में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से चर्चा करता हुआ सारी बातें बताने लगा। तो उसका कहना था कि आपके अगल बगल में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो आपको हताश और परेशान कर रही है। दोस्तों, एक बड़े शहर में पढ़ा लिखा लड़का इतनी जल्दी इन चीज़ों पर विश्वास करे, ये कहाँ आसान था। मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, पर वो मुझे जल्द से जल्द घर के अंदर जाने को बोल रही थी। लेकिन मैं अभी भी किसी खुले शेर की तरह उस जंगल में घूम रहा था जो पैरानॉर्मल एक्टिविटियों का घर माना जाता था। इस बार जो ध्वनि मुझे सुनाई दी थी, उसके बाद मेरे दिल की धड़कनें तो अब तेज होने लगे। झनझन पायलों की एक अजीब सी आवाज जो घुंघरू से कम नहीं थी, और ये ध्वनि मेरे पीछे से आ रही थी। मैं अपनी सांसों को तेज तेज खींचता हुआ धीरे धीरे अपने पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था। और उसी वक्त मैं दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा और उसे पूरी तरीके से लॉक कर लिया। मेरी जिंदगी का ये पहला ऐसा वक्त था जब मुझे किसी चीज से इतना भय लगा। हालांकि अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, शायद ये मेरा कोई बड़ा भ्रम हो सकता है। और उस रात तकरीबन आधे घंटे के बाद बातें करते करते मुझे नींद आ गई। फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी नाक में एक अजीब सी बदबू घुसने लगी। ये बदबू इतनी ज्यादा गंदी थी कि इसे सूंघना मेरे बस की बात नहीं थी। और मैं उबाकियां लेता हुआ अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि घर के बाहर एक सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा था जिसका मांस गल चुका था। और इस गंदी बदबू को इमेजिन करता हुआ मैं घर से तो बाहर पहुंच गया, लेकिन अब मुझे इस कुत्ते को किसी तरह अपने घर के सामने से हटाना था। और उसके लिए मैंने एक कर्मचारी को बुलाया। उस कुत्ते की दशा को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े शिकारी ने इसके ऊपर हमला किया हो और सिर्फ उसका खून इस्तेमाल किया हो। लेकिन कुत्ते को मारना और उसका खून पीना, कोई भी जानवर इतनी गंदी हरकत तो नहीं कर सकता। खैर, अब जो हुआ वो तो बीत चुका था। इस बात को जानने के लिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं अपने सातिर दिमाग से यही सोच रहा था कि आखिर एक कुत्ते को मारकर उसका खून कौन सा जानवर पीता होगा। फिर जब मेरा दिमाग पकने लगा तो मैंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं जब आत्माएं इंसान के पीछे लगती हैं तो वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि उस इंसान को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मैं अभी तक एकदम सही सलामत था, लेकिन रात में हुए इस हादसे को अब मैं भूल चुका था। मुझे तो कुछ याद ही नहीं था कि रात में मेरे साथ क्या हुआ होगा, या फिर यूं कहें कि मैंने उसे याद करना ठीक नहीं समझा। धीरे धीरे एक बार फिर वक्त बीतने लगा और अब मुझे उसी समय का इंतजार था जो एक रात पहले मेरे साथ घटा था। अगर कोई अनजानी शक्ति हमारे घर के आसपास मंडराने वाली है तो आज उसकी असलियत भी हमारे सामने आने वाली थी, क्योंकि आज मैंने अपने घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा फिट किया था जो आसानी से उस नज़ारे को कैद कर सकता है। जब सूरज ढलने को आया तो मैंने बगल में रहने वाली आंटी के घर से थोड़ा खाना मंगवा लिया और खाना खाने के बाद मुझे कोई और काम नहीं था तो मैं अपना फ़ोन चलाने लगा। वही समय और वही दौर और वही कुछ अजीब अजीब हरकतें। एक बार फिर मेरे घर के बाहर से कुछ ध्वनि आने लगी। अब इस बार घर के बाहर किसी की घुंघरू की आवाज़ नहीं बल्कि कुत्ते के रोने और चिल्लाने की डरावनी आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। मैंने शहर में काफ़ी सारे कुत्तों को रोते हुए जरूर देखा था, लेकिन इस कुत्ते की आवाज़ बड़ी ही दर्दनाक होने के साथ साथ बड़ी ही डरावनी और खौफनाक लग रही थी। घर से बाहर निकलना तो दूर की बात थी, मैं खिड़की से भी नहीं झांक पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपनी औकात दिखाती है तो फिर इंसान का जीना हराम हो जाता है। और मैं अपने कान में हेडफोन लगाकर उस आवाज़ को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन मेरे घर का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया।
दरवाजे पर इतनी जोर की दस्तक होता देख मैं थोड़ा सा घबरा गया और फिर एक दस्तक जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कुछ पैरों के निशान मेरे कमरे के अंदर आते नजर आ रहे थे। पहले तो मेरे घर के अंदर कुछ अजीब अजीब होने लगा, जैसे घर के बर्तन हवा में उड़ने लगे थे। दूसरी तरफ घर के अंदर वैक्यूम मशीन भी अपने आप ही चलने लगी और तो और किचन में अपने आप ही गैस भी जल चुके थे। कुछ खाना पकने की सुगंध भी आ रही थी। तो मैं तुरंत ही उठा और रसोई घर की तरफ चल दिया। मेरे हाथ और पांव के अंदर थरथराहट हो रही थी। लेकिन जब मैं कमरे में पहुंचा तो सबसे पहले मेरी नजरें एक बर्तन में गई। उस बर्तन के अंदर कुत्ते के कटे हुए पंजे रखे हुए थे और ये सब देखने के बाद तो मेरा पूरा चेहरा सफेद पड़ने लगा, क्योंकि इससे बुरा दृश्य मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। और ये वही कुत्ता था जिसको मैंने सुबह ही मरा हुआ देखा था और अपने घर के सामने से दूर फेंकवाया था। मगर ऐसी हरकतें कोई इंसान तो नहीं कर सकता। और एक बार फिर मुझे अपने घर के बाहर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई थी। मैं थोड़ा सा हताश होकर अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन उस सड़क के ऊपर अभी भी मुझे कोई नजर आ रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बिना ही कुछ सोचे समझे हाईवे की तरफ चल दिया। अभी मैं उस हाईवे की तरफ गया ही था कि वहां पर एक गाड़ी पलटी खाकर नीचे पड़ी हुई नजर आ रही थी। उस गाड़ी की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब बनी हुई थी। इसका मतलब गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग अब तक स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। और मैं उस गाड़ी के बगल में पहुंचा तो एक काला काला सा हाथ उसके नीचे से निकलने लगा। मैं तो इस बात को अच्छे से जानता था कि ये हाथ किसी प्रेत का है और मुझे यहाँ से भागना होगा। तो मैं दुम दबाते हुए वहां से भागने लगा और इस बार मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मैं इस बात को अच्छे से समझता था कि अगर मैं अपने घर में पहुंचा तो वही आत्माएं मेरा इंतजार कर रही होंगी, जिस कारण मैं अपने घर जाने के बजाय पड़ोसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दरअसल हमारे घर के पास संतोष अंकल का घर था, जो पापा के काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और मैंने उनके घर की डोरबेल बजाने अब शुरू कर दी। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलने के बाद जब उन्होंने मेरी बुरी दशा देखी तो उन्होंने मुझे अंदर आने का इशारा किया और अंदर आते ही उन्होंने मुझसे कहा, लगता है तुम उस हाईवे पर पहुंच गए थे। क्या तुम्हें पता नहीं है कि उस हाईवे की खौफनाक सच्चाई किसी से छुपी नहीं है? दोस्तों, मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि सामने दिखाई देने वाले संपूर्ण रोड पूरी तरीके से हॉन्टेड है और उस रोड पर जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। अक्सर रात में उस रोड पर आत्माएं वास करते हैं और जहां मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं था, तो आज इनके प्रति मेरे दिल में डर और खौफ का नाम तूफान जन्म ले चुका था, जो जिंदगी भर मेरे दिल में बरकरार रहने वाला था। दोस्तों, इस घटना को आज कई साल बीत चुके हैं और घर वाले जब घर पहुंचे तब से मैं हमारे गांव नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।